नमस्कार दोस्तों, भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, पहले तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे भाई मैसेज कर रहे थे या बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो फ़ोन करके पूछ रहे थे भैया वीडियो क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारे भाइयों का ये प्रॉब्लम थी कि हम आपके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप कमेंट्स कर रहे हैं हमारी वीडियोज़ पर। तो देखिए, इतने दिन वीडियो ना आने का कारण या फिर हमारे द्वारा आपके जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई ना करने का कारण था कि पहले मैंने बताया था कि कोई ट्रेजेडी हो गई थी परिवार में। तो हमारे परिवार में लगभग पिछले एक महीने में, सितंबर के महीने में 2 ट्रेजेडी लगातार हो गई, जिनकी वजह से हमारी सारी वीडियोज डिस्टर्ब हो गई। भाई, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अब आगे से हम कोशिश यही रहेगी कि हमारी वीडियोज लगातार आपको मिले। देखिए, जब ऐसे कुछ मिसहैपनिंग्स होती हैं तो उसमें तो हम और आप कोई कुछ नहीं कर सकते। तो उसी वजह से हमारी सारी वीडियोस, सारा चैनल जो डिस्टर्ब हो गया था। कोशिश आगे रहेगी, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम वीडियोस को रेगुलर बनाएं। तो अब क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं तो आज की हम वीडियो मिक्स जीके की ले रहे हैं। भाई, अगली वीडियो जो आपकी छोड़ रखी है, शायद भारत का राष्ट्रपति का प्रथम भाग था, एक भाग करा चुके हैं। तो अगली वीडियो राष्ट्रपति का पार्ट 2 भी हम अगली वीडियो में ही आपको करा देंगे। तो अब सिस्टमेटिक वे पर आने के लिए हमें भी 1 या 2 वीडियो की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम अपने आप को उसी रूप में ढाल सकें। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, क्योंकि कारण यही है कि अभी हमें भी सेट होने में टाइम लगेगा। उस चीज़ से उभरने में हमें भी थोड़ा टाइम की जरूरत है भाई। तो इसीलिए आज की वीडियो हम मिक्स जीके की रख रहे हैं भाई। ओके, शुरू करते हैं भाई। तो मिक्स जीके में आज हम पहला एक छोटा सा, जैसा मिक्स जीके आप जानते हैं, हमारी मिक्स जीके का मतलब मिक्स ही होता है, अलग अलग जगहों से हम चीज़ों को उठाते हैं। ठीक है, तो आज पहली चीज़ देखिए, हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में भाग लेते हैं। देखिए, बात करते हैं हम टीम की, बात ये नहीं करते कि पार्टिसिपेंट की नहीं करते। जैसे अगर पार्टिसिपेंट की बात करें तो जब मैराथन दौड़ कराई जाती है उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन बात टीम की कर रहे हैं जो जहां फिक्स नंबर्स होते हैं। तो जब बात टीम की करते हैं तो सबसे बड़ी जो टीम होती है वो होती है रग्बी की। तो आप इधर लिखेंगे खेल का नाम और इधर टीम के खिलाड़ियों की संख्या। याद रखना भाई, 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी की टीम में। तो सबसे बड़ी टीम जो है स्पोर्ट्स में यही मानी जाती है। दूसरे एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस सिस्टम से हम लिखवा रहे हैं, जिस क्रम में हम लिखवा रहे हैं वो क्रम जरूर लिखना। एक और ये भी कि आपके हो सकता सारे याद हो सकता 1 या 2 याद नहीं हो, फिर भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा जिस क्रम में, जिस वे में हम लिखवा रहे हैं उसी वे में आप लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। याद करने का एक सिस्टम बन जाएगा आपको, वरना तो क्या होता है कि भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म करना है। तो रग्बी की टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं, जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों वाली टीम रग्बी है। इसके बाद बनती है लैक्रोस, एक खेल होता है लैक्रोस, उसकी एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं भाई। रग्बी में 15, लैक्रोस में 12। अब ये लैक्रोस क्या होता है? लैक्रोस देखिए, और सब मैं सिर्फ उन खेलों के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताकर चलूंगा जिनके बारे में बहुत सारे भाई नहीं जानते होंगे। तो लैक्रोस को भी आप हॉकी जैसा मान सकते हैं, लेकिन लैक्रोस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हॉकी स्टिक की जगह लैक्रोस स्टिक होती है, वो क्या होती है, एक ऐसी स्टिक होगी, इतनी बड़ी, एक डंडा हो गया पूरा का पूरा, और इसमें आगे जो है इस तरह का एक वो लगा होता है, ये जालनुमा होता है, जैसे छलनी होती है इस तरह का होता है ये। ठीक, और जो बॉल होती है वो छोटी होती है, वो टप्पा खाने के बाद इस जाल में फंसाकर फिर दोबारा टप्पा मार के आगे पास करनी होती है लैक्रोस खेल में। तो इसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। नीदरलैंड में बहुत प्रसिद्ध खेल है ये, नीदरलैंड यानी हॉलैंड, डच बोलते हैं जहाँ को। ठीक है, इसके बाद 15 और 12 2 याद रखने ऊपर। इसके बाद 11 वाले सभी जानते हैं। तो भैया क्रिकेट सभी जानते हैं, कितने भैया? 11। फुटबॉल कितने भैया? 11। और हॉकी ये भी 11। तो 11 वाले सभी जानते हैं, ये सबसे कॉमन खेल हैं। तो इनसे ऊपर के आपको सिर्फ 2 ही याद करने, ये मानकर चलिए। अब 11 से नीचे आ जाते हैं भाई। ठीक है, आ जाते हैं। तो 11 से नीचे आते हैं तो सबसे पहला है बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ी होते हैं 9।
अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, सभी जानते हैं। बेसबॉल की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। अब 9 खिलाड़ियों वाला एक खेल और है खो खो, जिसमें भी 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो 11 के बाद 9 आ गए। 9 के बाद आता है एक आता खेल कॉर्फबॉल। कॉर्फबॉल की एक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। कॉर्फबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 8 खिलाड़ी होते हैं। और एक विशेष टिप्पणी इस पर करना चाहेंगे हम, ये जैसा हमारा वॉलीबॉल होता है, जैसा हमारा नेट बॉल होता है, बिल्कुल सेम मानकर चलिए। वॉलीबॉल और नेट बॉल का बीच में जाल लगा होगा, 8 खिलाड़ी इधर होंगे, 8 खिलाड़ी उधर होंगे। लेकिन इसकी एक खासियत और है कि इसकी एक टीम में, याद रखना, इसकी एक टीम में मेल और फीमेल दोनों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ये अकेला एकमात्र ऐसा खेल है, टीम गेम की बात कर रहा हूं भाई मैं, एकमात्र ऐसा टीम गेम है जिसकी एक टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो 8 मेंबर की, मान लिया ए टीम है 8 मेंबर की, बी टीम है 8 मेंबर की, तो इसकी टीम में भी महिला पुरुष दोनों होंगे, इसकी टीम में भी महिला पुरुष दोनों होंगे। ऐसा नहीं कि इसमें महिला इसमें पुरुष है, इसमें भी महिला पुरुष होंगे, इधर की टीम में भी महिला और पुरुष होंगे। तो महिला और पुरुष का मिक्स टीम जो होती है वो कौन सी होती है? कॉर्फबॉल होती है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो कॉर्फबॉल में कितने खिलाड़ी बताए हमने? 8। इसके बाद आ जाते हैं 7 खिलाड़ी वाले पर। तो 7 खिलाड़ी वाले में पहला है कबड्डी, दूसरा है वाटर पोलो, कबड्डी में भी 7 होते हैं, वाटर पोलो में भी 7 होते हैं, और भैया नेट बॉल में भी 7 होते हैं। नेट बॉल में भी 7 होते हैं। ठीक है, मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि जिस वे में मैं बता रहा हूं उसी वे में, क्योंकि हम चाहते हैं कि कभी कंफ्यूजन ही ना हो, वरना तो भूल जाते हैं भाई। अभी नहीं भूलते, क्या होता है कि अगर आपने एग्जाम से 10 दिन पहले इसको नहीं देखा, रिवाइज नहीं किया, तो आप भूल जाएंगे। और हम चाह रहे हैं कि आप इस तरह से पढ़ें कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद दूसरी बार रिवाइज कर लिया, और कभी तीसरी बार रिवाइज का मौका मिल गया, तो जिंदगी में कभी ना भूलें। उस वे में आपको पढ़ाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं भाई। इसके बाद 7 के बाद आती है 6 का। तो वॉलीबॉल या वॉलीबॉल में कितने होते हैं भैया? 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आता है 5 बॉल में बास्केटबॉल। ये बहुत कंफ्यूज करता है। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5। ठीक है भाई, एक बात और याद रखिए, एक खेल और होता है जिसका नाम है फुटसॉल। फुटसॉल में भी 5 खिलाड़ी होते हैं भाई। अब फुटबॉल की बजाय फुटसॉल है। एसएससी पूछ चुकी है भाई इसको कि फुटसॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। पहला ऑप्शन 11 ही था। बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि यार शायद प्रिंट मिस्टेक है, फुटबॉल की जगह फुटसॉल हो गया है, तो उन्होंने 11 पर ही टिक कर दिया होगा। तो भैया फुटबॉल अलग गेम है और फुटसॉल अलग गेम है। फुटसॉल में कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं भाई। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा फुटसॉल के बारे में, ये ऐसा खेल है जिसमें मतलब फुटबॉल का ही छोटा रूप है। फुटबॉल का मैदान काफी बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। जैसे इसका मैदान 25 बाई 16 का भी हो सकता है, 25 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा भी हो सकता है। ये मिनिमम है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 42 गुणा 25 का होता है। इतने मीटर से लेकर इतने मीटर तक का इसका मैदान हो सकता है। तो फुटबॉल का छोटा रूप है, पहली बात ये ध्यान रखिए। दूसरी बात एक और याद रखिए कि इसमें जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं, जैसे फुटबॉल में भी होता है, सभी गेम्स में होते हैं, इसमें अनलिमिटेड एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्रयोग किए जा सकते हैं फुटसॉल में। तो फुटसॉल में कितने भैया? 5 खिलाड़ी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फुटसॉल के बाद आ जाता पोलो। पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं भाई। यहां तक बात चल रही थी टीम गेम्स की। इसके बाद एकल गेम्स की आ जाती है। कुछ खेल ऐसे हैं, देखिए मैंने आपको एक सिस्टम से बताया है, 3 अलग अलग स्क्रीन पर बताया है, तो अगर आप उन स्क्रीन को ध्यान में रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, इन पोलो के बाद की जो होते हैं उनको टीम गेम नहीं बोल सकते हम। जैसे टेनिस है, बैडमिंटन है, इनको टीम गेम नहीं बोला जाता। लेकिन याद रखना, अगर हम बात करते हैं टेनिस या टेबल टेनिस की, टेनिस भी तो होते हैं ना,
टेनिस, जिसका लॉन टेनिस होता है और दूसरा होता है टेबल टेनिस, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं बैडमिंटन की, ठीक है। या फिर बात हम करते हैं कैरम की, ठीक है। या फिर बात करते हैं हम शतरंज की। इनको हम टीम गेम जनरली नहीं बोलते, लेकिन ये ऐसे गेम होते हैं जिनमें जनरली एक खिलाड़ी होता है या दो खिलाड़ी होते हैं। हालांकि अब इनमें कुछ में 3 खिलाड़ी वाला भी सिस्टम आना शुरू होने वाला है जनरली, लेकिन अभी तक हम इनको टीम गेम नहीं कह सकते। सेपक टकरा एक गेम होता है, उसमें 3 खिलाड़ी खेलते हैं भाई। सेपक टकरा या सेपक टेकरा बोलते हैं, जिसकी एक टीम में जनरली 3 खिलाड़ी, याद रखना। लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, इसके रूल्स अलग हैं, कई सारे रूल्स रहते हैं जिसमें खिलाड़ियों की संख्या टीम में घट बढ़ सकती है, ठीक है। तो सेपक टकरा भी एक गेम होता है जिसे हम किक वॉलीबॉल भी कह सकते हैं, यानी फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है। मतलब वॉलीबॉल की तरह बीच में नेट होगा और फुटबॉल की तरह पैर से मारा जाएगा, तो वो सेपक टकरा होता है, ठीक है। वॉलीबॉल में हाथ से मारते हैं, इसमें पैर से मारना होता है, लेकिन बीच में नेट लगा होता है, जैसे किस में होता है, जैसे कि वॉलीबॉल में होता है। तो वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिश्रण है सेपक टकरा। इसकी जनरल कॉमन टीम की बात कर रहा हूँ, कॉमन टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन ये संख्या अलग भी की जा सकती है, अलग अलग वेरियस। जैसे क्रिकेट में होता है T20 अलग है, 50-50 यानी वनडे अलग है, टेस्ट मैच अलग है, तो ऐसे ही इसके भी कई वेरिएंट होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ खेलों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, हमारा आज का टॉपिक स्पोर्ट नहीं है भैया, हमारा आज का टॉपिक है मिक्स जीके। तो एक दूसरी जगह से उठा लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। तो ऐसे ही हम अन्य महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बात करते हैं। एशिया एवरेस्ट हो गया, फिर आ जाता है यूरोप, एल्ब्रुज हो गया, माउंट एल्ब्रुज, अल्ब्रुस भी बोल देते हैं, अल्ब्रुज भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी है भाई यूरोप की। इसके बाद आ गया अफ्रीका, किलिमंजारो, ठीक है, लगभग 5,600 मीटर के करीब है इसकी ऊंचाई। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किलिमंजारो। इसके बाद आती है उत्तरी अमेरिका, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है मैककिनले, लगभग 6,100 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। मैककिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर आ जाता है दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, एकांकागुआ, एकांकागुआ 6,900 यानी लगभग 7,000 मीटर के आसपास की इसकी ऊंचाई है। एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, जितनी अभी तक हमने लिखी है इनमें सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची है, इसको जानते हैं। एकांकागुआ 2nd नंबर की है भाई, याद रखना, ठीक है। इनमें अगर इनमें भी सीरीज में आ जाए तो माउंट एवरेस्ट सबसे फर्स्ट है, ये एकांकागुआ 2nd है, ये 3rd आ जाती है भाई मैककिनले, ठीक है। ये 5 ही देंगे जनरली, जो देंगे तो 1st, 2nd, 3rd ऐसे याद रखना आपको। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ठीक है। थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध में भी चलते हैं हम। अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कोशिस्को, कोशिस्को या कोशिस्को भी लिख सकते हैं, कोशिस्को भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। अब लास्ट बच गया अंटार्कटिका, जिसे हम निर्जन महाद्वीप बोलते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है विंसन मैसिफ। तो ये भाई हमने 7 महाद्वीप और उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में आपको बताया भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने ज्योग्राफी से उठा लिया। एक और देखते हैं भाई, जब हम बात करते हैं मुगल काल में, तो मुगल काल में जब भूमि की बात करते हैं, इसको भी एक थोड़ा सा
बता देते हैं। मुगल काल में भूमि, मुगल काल में भूमि का जो वर्गीकरण किया गया वो दो प्रकार से किया गया। मुगल काल में भूमि का पहला वर्गीकरण किया गया उसकी उर्वरता, फर्टिलिटी के आधार पर, ठीक है, कि सबसे अच्छी भूमि कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन हो सकता है, सबसे अच्छी फसलों का मतलब उत्पादन किया जा सकता है। तो मुगल काल में जो भूमि का वर्गीकरण किया गया वो पहले फसल के आधार पर थी पोलज, फिर है परती, फिर थी चाचर और फिर थी बंजर। ठीक है, ये इसी क्रम में आपको याद रखना चाहिए भाई। मुगल काल में 4 प्रकार की भूमि थी उनकी उर्वरता के अकॉर्डिंग, उर्वरता यानी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पोलज क्या थी? सबसे उपजाऊ भूमि थी। सबसे उपजाऊ भूमि थी पोलज। देखिए, जब हम बात इस समय की कर रहे हैं तो उस समय जो थे फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं थे, जो आजकल हम एनपीके वगैरह प्रयोग करते हैं खेतों में, वो नहीं था उस समय। उस समय नेचुरल मतलब होनी चाहिए, नेचुरल जो थे, जैसी उसकी भूमि की उर्वरता उसके अकॉर्डिंग ही फसल का उत्पादन होता था। तो पोलज जो थी इतनी उपजाऊ थी कि इस पर हर वर्ष फसल उगाई जा सकती थी। ठीक है, लेकिन जब हम बात परती की करते हैं तो परती जो थी ऐसी थी कि उपजाऊ तो थी लेकिन इतनी नहीं थी कि हर साल फसल दे सके। अगर एक साल फसल ले ली और दूसरे वर्ष भी इसमें फसल बोएंगे तो नतीजा ये होगा कि लागत ज्यादा जाएगी, फसल का मूल्य कम मिलेगा। इसीलिए इसको उपजाऊ बनाने के लिए 1 साल या 1.5-2 साल के लिए छोड़ना पड़ता था खाली। हर वर्ष इसमें फसल नहीं ले सकते थे, यानी कि हर दूसरी साल या हर तीसरी वर्ष इसको खाली छोड़ देते थे, जिससे क्या होता था, ये उपजाऊ हो जाती थी, फिर अगली फसल ली जा सकती थी। इसके बाद आती थी चाचर। चाचर जमीन ऐसी थी जिसमें 3 या 4 वर्ष में एक बार फसल उत्पादन होता था, फिर वो 2-3 साल के लिए खाली छोड़नी पड़ती थी, तब उसमें आगे फसल हो सकती है। तो ऐसी भूमि थी चाचर। और लास्ट में थी बंजर। बंजर समझते ही है सर, ऊसर भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो बंजर ऐसी भूमि थी जिसमें कोई फसल उत्पादन संभव ही नहीं था, ऐसी भूमि भी थी। तो उत्पादन के आधार पर 4 प्रकार की भूमि थी। कब भैया? याद रखना, मुगल काल में। मुगल काल में, ठीक है, 1526 से जो शुरू हुआ था मुगल काल, उसकी बात कर रहे हैं हम। चाहे वो बाबर, हुमायूं, अकबर हो, चाहे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब हो, या औरंगजेब के बाद के उत्तरवर्ती मुगल शासक हो, तो उस समय भूमि को इन 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो आप मुगल काल ध्यान रखना है, वो आपको पर्टिकुलर मतलब जो शासक था उसकी, मुगल बादशाह जो था उसके बारे में नहीं कर रहे हम, मुगल काल की बात करते हैं। इसके बाद मुगल काल में भूमि का एक और वर्गीकरण था। ये क्या था? ये था उपजाऊपन के आधार पर, यानी उसकी उर्वरता के आधार पर। दूसरा था कर के आधार पर, कर यानी टैक्स। जो कर के आधार पर था वो भी 3 प्रकार की भूमि थी। ठीक है, पहली भूमि जो थी वो थी खालसा भूमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या होती थी? खालसा भूमि जो थी वो ऐसी भूमि थी जो सीधे राज्य के नियंत्रण में रहती थी, यानी राजा की भूमि। जैसे आज भी हम बहुत सारी जगह देखते हैं सरकारी जमीन पड़ी होती है, हमारे गांव में, शहरों में सरकारी जमीन होती है, तो इसको सरकारी जमीन कह सकते हो आप। जो कुछ है वो राजा का है। तो खालसा भूमि जो सीधे राज्य के अधीन, ठीक है, तो सीधे राज्य के अधीन हुआ करती थी, खालसा भूमि थी। दूसरी थी जागीर। जागीर कौन सी होती थी? तो जो राजा होते थे उस समय के, वो अपने जो कर्मचारी होते थे, कोई उसका मंत्री है, सेनापति है, इस तरह के जो हुआ करते थे, राजा के अधीनस्थ जो कर्मचारी होते थे, उनको जो है कह दिया कि भैया आपको 5 गांव दे दिए गए, आपको 1 गांव दे दिया गया, आपको 50 गांवों का मुखिया बना दिया गया, तो उसको जागीर बोलते थे। यानी एक तरह से उनको वेतन के बदले में ये जागीर मिला करती थी। ये आपकी जागीर हो गई है, आप जानो, आपका काम जाने, इसमें आप किसी दूसरे से खेती कराकर टैक्स लीजिए या अपना आप खेती कीजिए। तो ये जागीर होती थी वो एक तरह से सरकारी कर्मचारियों को, जो उस समय राजा के कर्मचारी होते थे, उनको वेतन के रूप में दी जाती थी, उसे जागीर बोलते हैं हम। फिर तीसरी थी सयूरगल।
इसे मदद ए मास भी बोलते थे। सयूरगल का दूसरा नाम क्या था? या मदद ए मास। सयूरगल या मदद ए मास क्या होती थी? जैसे राजा किसी से प्रसन्न हो गया, कोई विद्वान आ गया राजा के दरबार में, उससे प्रसन्न हो गया, या फिर कोई गरीब बहुत ज्यादा है जिसके पास कुछ नहीं है, तो राजा उसको भूमि उपहार में देता था। कैसी भैया? दान में दी गई भूमि, तो उसको दान में दे देते थे जनरली, और उससे टैक्स वगैरह नहीं लेते थे। तो ऐसी भूमि को सयूरगल या मदद ए मास कहा जाता था। सयूरगल या मदद ए मास का मतलब क्या है? दान में दी गई भूमि भाई, ठीक है। इसको मिल्क भी कहा गया है, कुछ स्थानों पर इसको क्या नाम दिया गया? मिल्क भी कहा गया है। यहां तक क्लियर है? उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या थी? ये मुगल काल में भूमि के प्रकार थे। दो प्रकार हैं भूमि के, एक उत्पादन के आधार पर और एक टैक्स के आधार पर। दोनों को अलग करना भाई, प्लीज मिक्स मत कर देना। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर आ चुका होगा। अब एक और हम यहां पर लिखेंगे आप धर्म, और यहां पर लिखेंगे पूजा स्थल। यहां से भी कई बार सवाल निकल आता है, ठीक है। पूजा स्थल या पवित्र स्थल जिसको हम कहते हैं, तो अलग अलग धर्म के पूजा स्थल। अब मान लिया अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म के पूजा स्थल को क्या बोलते हैं भैया? मंदिर बोलते हैं, सभी जानते हैं। इस्लाम धर्म मस्जिद बोलते हैं। सिख धर्म का पवित्र स्थल किसको माना जाता है? गुरुद्वारा, गुरु का द्वार, गुरुद्वारा, ठीक है। गुरुद्वारा यानी गुरु का जो द्वार होता है, गुरु का स्थान होता है, उसे गुरुद्वारा बोला गया है। फिर ईसाई धर्म, ईसाई धर्म को क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं चर्च कहा जाता है भैया, पूजा स्थल। इतना तो हर कोई जानता है, ठीक है, लेकिन हमें इनसे अलग भी थोड़ा सा सीख लेना है। जैसे बात हम करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म का पूजा स्थल भी मंदिर ही कहलाता है। जैसे जैन मंदिर लिखा होता है, ठीक है, जैन धर्म का पूजा स्थल भी मंदिर कहलाता है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का मठ बोला जाता है, बौद्ध मठ जो पूजा स्थल है, ठीक है, ओके। हालांकि बौद्ध मंदिर भी कह देते हैं, लेकिन मेन होता बौद्ध मठ, ठीक। इसके बाद आ जाता है पारसी धर्म। पारसी धर्म का है अग्नि मंदिर, अग्नि मंदिर यानी फायर टेम्पल, अग्नि मंदिर या फायर टेम्पल। और यहूदी धर्म, यहूदी धर्म का पवित्र स्थल है सिनेगॉग। यहूदी धर्म का पवित्र स्थल या पूजा स्थल कौन सा भैया? सिनेगॉग है, ठीक है। तो ये हमने कुछ मंदिरों के कुछ पूजा स्थलों के बारे में बताया जो कि आपके अलग अलग धर्म से संबंधित है। ये जो है आपका जीके में भी आ सकता है, रीजनिंग में भी आ सकता है। रीजनिंग में कैसे? जो संबंध सादृश्यता एनालॉजी होता है उसमें आ सकता है कि पारसी अग्नि मंदिर तो यहूदी क्या, या सिख जो है गुरुद्वारा तो पारसी क्या, इस तरह का भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये रीजनिंग में भी बना सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में भी बहुत सारी जगह जीके का प्रयोग होता है, और बाकी जीके तो है ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हमने दूसरे स्थान से हमने कुछ चीजें ली। इसके बाद देखिए भाई हाँ जी, चलिए भाई आज का हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी मैंने जैसा आपको बताया कि हमें भी लाइन पर आने पर, ट्रैक पर आने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो अगली वीडियो में आपको फ़र्क दिख जाएगा, उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को एक्सक्यूज देंगे। तो आज की वीडियो भैया इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।